हाँ, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया के बारे में। क्रिया किसके अंतर्गत? शब्द का ये आपका भेद था। कौन सा भेद? चौथा भेद। शब्द के भेद के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कौन कौन से भेद? विकारी शब्द के अंतर्गत आपका आता है विकारी शब्द, और विकारी शब्द के अंतर्गत हमने आपके 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। ठीक। और क्रिया के अंतर्गत हमने 2 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी, और इसके बाद हमने भेद पढ़े थे 2। कौन कौन से? नंबर 1 आपका अकर्मक क्रिया, और दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था कौन सा? सकर्मक क्रिया। ठीक। तो सकर्मक क्रिया के भी आपके कुछ प्रमुख भेद होते हैं, और उन भेदों को मैंने लिया है आज, और आपको मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इन भेदों के माध्यम से ही आप परिभाषा क्या कर लेंगे? समझ जाएंगे और जान जाएंगे। कैसे? उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए चलते हैं। सबसे पहला भेद है सकर्मक के अंतर्गत पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया उस पर क्या करे? निर्भर करे, तो ये आपका क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मैंने कह दिया क्या? वह स्नान करने के बाद पूजा करती है। भैया कौन? वह। ठीक है। अब वह कौन है? ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। ठीक है। तो वह कोई व्यक्ति है। ठीक है। कोई लड़की हो सकती है, कोई महिला हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक। तो यानी कि पूर्वकालिक क्रिया। अब आप देखिए, वह स्नान करने के बाद, अब देखिए इसमें एक क्रिया क्या हो गई है? खत्म हो चुकी है, और उसके तुरंत बाद क्या कह रहा है? पूजा करती है। यानी एक क्रिया, यानी स्नान करना क्या है? एक क्रिया है। ठीक। और दूसरी क्रिया उसके तुरंत बाद क्या है? पूजा करना। तो ये आपकी कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा? यानी पूर्वकालिक क्रिया। अब आ जाते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जब संयुक्त माने क्या होता है? जुड़ा हुआ। संयुक्त माने क्या होता है? जुड़ा हुआ। ठीक। कैसे जुड़ा हुआ? भैया फेविकोल लगा के नहीं जुड़ा हुआ, समझ रहे हैं ना? फेविकोल नहीं लगाना है। संयुक्त का मतलब जब एक साथ 2 क्रियाओं का स्वरूप दिखाई पड़े। जैसे इसको भी हम उदाहरण के द्वारा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या कि मोहन लिखता पढ़ता है। मोहन लिखता पढ़ता है। ठीक भैया। यानी मोहन 2 काम कर रहा है। इसमें कितनी क्रियाएं हैं? 2। यानी लिखना भी है और पढ़ना भी, दोनों प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो जैसे मोहन लिखता पढ़ता है, जब 2 क्रियाओं का स्वरूप दिखाई पड़े तो आपकी कौन सी क्रियाएं हैं? संयुक्त क्रिया। ठीक। आइए और इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। वे खाते पीते हुए जाता है। कहने का मतलब ये है कि कैसे जा रहा है? तो खाते पीते हुए जा रहा है। भैया 2 क्रियाएं हैं, समझ रहे हैं ना हमारी बात? और सुनिए, एक क्रिया जाना भी है यहाँ पर। तो एक से अत्यधिक क्रिया पर दोनों क्रियाएं क्या हैं? एक दूसरे पर, एक के बाद दूसरी क्रिया। ठीक। तो ये हमारी कौन सी क्रियाएं हैं? आपकी संयुक्त क्रिया। फिर हम पढ़ते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आपने भैया अंग्रेजी का अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपने पढ़ा होगा। हेल्पिंग वर्ब, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सहायक क्रिया का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर किसी वाक्य को पूर्ण रूप प्रदान करना है तो जब तक उसके अंत में क्या नहीं लगाएंगे? है, हूँ। ठीक।
या था, थी, थे, ये सारे शब्दांश आप अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वाक्य आपका पूर्ण नहीं होगा। कैसे? जैसे मैंने कह दिया मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता, अब हा ना लिखें तो मोहन पढ़ता, ये क्या वाक्य आपका अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना, पूर्ण वाक्य नहीं लग रहा। इससे हमें सही अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही, तो थोड़ा सा ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो सहायक क्रिया के अंतर्गत जैसे था, थी, थे, ठीक, गा, गी, गे आदि शब्द, यानी मैंने लिख लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे है, ठीक, हो, जैसे कह दिया जाए वह पढ़ता है, तुम लिखते, मैं जाता हूँ, ठीक, तुम पढ़ते हो, वह खाती थी, ठीक, वह पढ़ रही थी, ठीक, रही थी, रहा था, ठीक, ये सारे, फिर वह गाना गा रहा होगा, ठीक, वह नाच रही होगी, ये सारे स्वरूप जहाँ पर आपको दिखाई पड़े वो क्या कहलाती है? आपकी सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। आज गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ा सा एक बार आप लोग पुनः इस चीज़ को पढ़ लें और समझ लें। अब हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं और चौथे प्रकार की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? नामबोधक क्रिया। अब ये नामबोधक क्रिया क्या होती है भैया? जिस क्रिया में, समझ रहे हैं ना हमारी बात, जिस क्रिया में क्रिया के बाद किसका स्वरूप दिखाई पड़े? जिस क्रिया में क्रिया के साथ साथ संज्ञा का भी स्वरूप दिखाई पड़े, अर्थात नामबोधक क्रिया। जैसे मैंने कह दिया, क्या उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं, संज्ञा भी हो और साथ में क्या हो? क्रिया भी हो। जैसे गाली देना, क्या भैया? गाली देना। कहें सर जी ये क्या आप पढ़ा रहे हैं? तो भैया ये क्रिया है, ठीक है, बड़े मस्त मस्त तरीके से आप लोग देते भी हैं, ठीक है ना। तो वैसे ऐसे हमें काम करना नहीं है। उदाहरण है जैसे लाठी चलाना, लाठी क्या हो गई? संज्ञा, और चलाना क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, गाली क्या हो गई? संज्ञा, और देना क्या हो गया? क्रिया। कहने का मतलब ये है कि संज्ञा के साथ साथ क्रिया का भी स्वरूप अगर दिखाई पड़े तो वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी नामबोधक क्रिया कहलाती है। जैसे और भी उदाहरण है इसके बहुत सारे, किताब पढ़ना, साइकिल चलाना, ठीक, किताब पढ़ना, साइकिल चलाना, गाना गाना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, द्विकर्मक, जिस क्रिया में 2 कर्म एक साथ दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े? 2 कर्म एक साथ दिखाई पड़े। जैसे इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, माँ अपने बच्चे को, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। भैया अब ध्यान दीजिएगा, ठीक, माँ, माँ क्या हो गया? माँ हो गया आपका कर्ता। ठीक, माँ के बारे में तो अब आप लोग कुछ सारे लोग परिचित ही हैं, जानते ही हैं, ठीक, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया वही क्या है? माँ। ठीक, तो माँ के बारे में ज़्यादा कुछ ना कह के हम अपने वाक्य में आते हैं, क्या कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो माँ हो गया कर्ता, और अपने बच्चे को एक कर्म ये हो गया, और दूध भी आपकी क्या हो गया? एक कर्म हो गया, और पिलाना क्या हो गया? क्रिया। ठीक, तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अर्थात यहाँ पर 2 कर्म एक साथ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आपका कौन सा है? ये आपका क्रिया का द्विकर्मक स्वरूप है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। अब आइए हम अगला प्रकार पढ़ते हैं, क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें एक क्रिया, समझ रहे हैं ना हमारी बात, जिस क्रिया का स्वरूप स्वयं से ना होकर के क्या हो? दूसरे से करवाया जाए कार्य। कहने का मतलब हमें प्रेरणा प्रदान की जाए ऐसा काम। जैसे क्या होता है? पढ़ना। जैसे एक पढ़ना क्या हो गई? क्रिया, और इसमें हम जोड़ दें क्या? प्रत्यय। कौन सा?
वाना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? वाना। तो पढ़ना धन वाना बराबर क्या बना? पढ़वाना। क्या बना? पढ़वाना, पढ़वाना, लिखवाना, लिखवाना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। लिखवाना, ठीक, और इसके बाद ले जाना, ये सारी क्रियाएं आपकी क्या हैं? ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। ठीक, आइए अगला प्रकार है क्रियार्थक क्रिया। ये क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? देखिए, क्रियार्थक क्रिया में आपको क्या होगा, जो क्रिया का स्वरूप होता है, ठीक, वो अन्य स्थान पर अर्थ उत्पन्न करता है। वो क्या करता है? अन्य स्थान पर अर्थ की प्राप्ति करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया। जैसे इसे हम उदाहरण के अनुसार समझेंगे। कैसे? क्या कहता है? उदाहरण है इसका, जैसे जैसे मैंने कहा क्या कि व्यायाम करना, व्यायाम करना, व्यायाम करना हमारे लिए, व्यायाम करना हमारे लिए लाभदायक है, लाभदायक है। अब थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। क्रियार्थक क्रिया, अब देखिए हम कौन सी क्रियार्थक क्रिया, पहले क्रिया हम क्या कर रहे हैं? व्यायाम करना। देखिए व्यायाम हम कर रहे हैं, ठीक, और क्या कह रहा है कि व्यायाम करना हमारे लिए क्या है? लाभदायक। लाभदायक भी क्या है? एक क्रिया है, ये हमें लाभ पहुंचा रही है। ठीक, यानी एक क्रिया दूसरी अन्य क्रिया का स्वरूप इसी में प्रदान करे तो क्या कहलाती है? आपकी क्रियार्थक क्रिया। तो ये थी आपकी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं। ठीक, तो ये सारे भेद हमने आज पढ़े हैं और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे भेद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो और हम आगे की क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और क्लास को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।